बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का काम 22 मार्च तक मुकम्मल कर लेगा। हल्का बंदियों के बाद बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। पंजाब में मई के माह में बल्दियाती इलेक्शन कराने पर इत्तफाक किया गया है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत को इलेक्शन तारीख के लिए बुलाएगा। अपडेट करेंगे आपको हम खबर से कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का काम 22 मार्च तक मुकम्मल कर लेगा। मजीद बात करेंगे कैसर खोकर ने मैं ज्वाइन किया इस पर। कैसर खोकर बताएगा क्या डिटेल्स आपके पास मुझे। कैसर खोकर से भी राबता करेंगे। आपको बताते चलें, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का काम 22 मार्च तक मुकम्मल करेगा। हल्का बंदियों के बाद बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। पंजाब में मई के माह में बल्दियाती इलेक्शन कराने पर इत्तफाक कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत को इलेक्शन तारीख के लिए बुलाएगा। अहम डेवलपमेंट है जो कि सामने आई है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का काम शुरू कर चुका है जो कि 22 मार्च तक मुकम्मल कर लेगा और उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। पंजाब में मई के माह में बल्दियाती इलेक्शन कराने पर इत्तफाक किया गया है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत को इलेक्शन तारीख के लिए बुलाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कमर्शियल बैंकों को खबरदार कर दिया है। ट्रांजैक्शन अलर्ट्स मैसेजेस में ताखीर पर कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल अदायगियों की सिक्योरिटी से मुतालिक सर्कुलर जारी कर दिया गया है। बैंक सार्फिन को ईमेल और मुफ्त SMS अलर्ट्स भेजेंगे। बैंक सार्फिन को क्रेडिट डेबिट की अपडेट भी भेजी जाएगी। स्टेट बैंक ने निजी बैंकों को हिदायत भी जारी कर दी है। अपडेट करते चले आपको, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कमर्शियल बैंकों को खबरदार कर दिया है। ट्रांजैक्शन अलर्ट्स मैसेजेस में ताखीर पर कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल अदायगियों की सिक्योरिटी से मुतालिक भी सर्कुलर जारी कर दिया गया है। अपडेट करेंगे आपको, डिजिटल अदायगियों की सिक्योरिटी से मुतालिक सर्कुलर जारी कर दिया गया है। बैंक सार्फिन को ईमेल और मुफ्त SMS अलर्ट्स भेजेंगी। बैंक सार्फिन को क्रेडिट डेबिट की अपडेट भी भेजी जाएगी, जबकि स्टेट बैंक ने निजी बैंकों को हिदायतनामा जारी कर दिया है। रामपुर से खबर दें आपको, पचादा का कबायली इलाका बुनियादी सहूलतों से महरूम है। तालीम, हस्पताल, सड़कों, पानी समेत दीगर सहूलियात का फुकदान है। ठल, गामनन, बस्ती, शाहवाली, बोहड़, ठल, सीरक समेत दीगर इलाके मुतासिर हो चुके हैं। वोट लेने के बाद कोई हाल तक पूछना गवारा नहीं करता। इलाका में किन खासे नाराज दिखाई देते हैं। मजीद उन्होंने कहा कि अस्पताल न होने से कई जानें भी ज़ाया हो जाती हैं। सड़कें न होने से बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मेपको को सरप्लस मुलाजमिन पर रहम आ ही गया। रूही की खबर पर एक्शन। मेपको ने 6 मुख्तलिफ सरप्लस कैडर्स को नई तैनातियां फराहम कर दी हैं। मुलाजमिन की तनख्वाहें भी जारी करने की हिदायत की गई है। इस पर मजीद बात करेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब। रूही के ऊपर खबर चलने के बाद मेपको को सरप्लस मुलाजमिन का ख्याल आ ही गया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो 20 से ज़ायद मुख्तलिफ कैडर्स थे जिनको सरप्लस करार दे के उनकी तनख्वाहें रोक दी गई थी, उनमें से 6 कैडर्स को बाकायदा तौर पे नई तैनातियाँ फराहम कर दी गई हैं और उसके बाद उनकी तनख्वाहें जारी करने का हुक्म भी दे दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कैडर्स की, तो उसमें ग्रेड 11 से लेके ग्रेड 16 तक के जो मुख्तलिफ मुलाजमिन हैं तो उसके अंदर शामिल है, जिसमें असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो है उनको तहसीलदार रिकवरी ऑफिस में भेज दिया गया है, जबकि स्टोर सिस्टम सुपरवाइजर को अब बतौर असिस्टेंट मैनेजर तैनात कर दिया गया है, जबकि सीनियर क्लर्कों को असिस्टेंट लाइन सुपरिटेंडेंट तैनात कर दिया गया है, जबकि कैशियर बतौर केयर टेकर के काम करेंगे, जबकि सिक्योरिटी सार्जेंट बतौर SSA काम करेंगे, बिल डिस्पैचर अब बतौर असिस्टेंट लाइन मैन के तौर पर काम करेंगे। इस हवाले से मेपको ने मरासला जारी कर दिया है और ये तमाम सर्कल्स हैं उनको हदायत जारी कर दी गई है कि ये जो तमाम लोग हैं इनको अब नए कैडर्स के हवाले से नई तैनातियों के ऊपर जिससे जिम्मेदारियाँ जो हैं वो इनसे पूरी करवाई जाएंगी। और ख़ासतौर पर वो तमाम लोग जो कि अब पुराने कैडर्स के ऊपर भर्ती हुए थे उनके कैडर्स को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। उनको पुराने कैडर्स के ऊपर बरकरार रहेंगे तो उनको किसी भी किस्म की सैलरी अदा नहीं की जाएगी। अगर वो नई तैनाती के ऊपर जाके ज्वाइनिंग देते हैं तो उनकी सैलरी फौरी तौर पर जारी कर दी जाएगी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ 6 कैडर्स को तनख्वाहें जारी करने का फैसला किया गया है, जबकि अभी तक 15 से ज़्यादा मुख्तलिफ कैडर ऐसे हैं जिनको तनख्वाहें जारी नहीं की गई, उनको सरप्लस करार दिया गया और स्टिक यार्ड 2018 के हिसाब से उनकी तनख्वाहें रोक दी गई हैं। क्या तैयब, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया कि रहीम यार खान में गंदम की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत
2600 रुपये फी मन हो चुकी है। गंदम की कीमत बढ़ने से आटा भी महंगा हुआ है। आटे की कीमत 3000 रुपये फी मन हो चुकी है। चक्की का आटा 75 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा है। अपडेट करेंगे आपको हम खबर से। गंदम की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 2600 रुपये फी मन हो चुकी है। मज़ीद बात करेंगे आसिम सदीक से। आसिम, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? ये गरीब अफराद चक्की आटा खाता है क्योंकि उसने 1 किलो या 2 किलो लेकर जाना है, मगर रहीम यार खान में चक्की आटा महंगा हो गया। उसकी वजह यह है कि रहीम यार खान में गंदम की कीमत बुलंद तरीन सतह 2600 रुपये फी मन पर होगी और यही वजह है कि आटे की कीमत में भी इजाफा हो गया और 3000 रुपये फी मन हो गया। आटे की कीमत बढ़ रही है, इसकी वजह क्या, ये कम होगी कि नहीं होगी? नहीं, ये कम नहीं हो रही है, दरअसल बढ़ती जा रही है, मुसलसल बढ़ती जा रही है। क्योंकि अब मंडी में जो पहले 2300 रुपये मन गंदम मिल रही थी वो अब इस टाइम 2600 रुपये मन मिल रही है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि 65 रुपये किलो आटा दिया जाए, लेकिन हम कैसे दें? हमें 2600 रुपये मन वहाँ से परचेज़ करनी पड़ती है, यहाँ पर आटा बनाकर उसको सेल करना पड़ता है, लेकिन फिर ये 75 रुपये के हिसाब से हम बेच रहे हैं इस टाइम। तो ये दरअसल अभी ये बहुत महंगाई हो रही है इस टाइम। इनको चाहिए कि थोड़ा इस चीज़ पर कंट्रोल किया जाए। गरीब आवाम कहाँ जाए, इंसान की तनख्वाहें वही हैं। लोग हमसे रोज़ाना यही बात पे लड़ते हैं इसी वजह से कि आप इतना महंगा आटा क्यों बेच रहे हैं। हमारी मजबूरी क्यों बेचा जा रहा है, लोग इनसे लड़ते हैं। 2600 रुपये मन ओपन मार्केट में गंदम की कीमत हो चुकी है, जिसको लाया जा रहा है 65 रुपये पर मजबूर किया जा रहा है, मगर बेचा नहीं जा सकता। पिसाई भी करनी है, गड़ाई भी करनी है, फिर उसके बाद उनको फरोख्त करना है। आटे की कीमत भी बहुत शुक्रिया आसिम, आपने अपडेट किया। दुनिया भर में यूरिया खाद ना मिलने से किसान सड़कों पर मारा फिरने लगा है। खाद ना मिलने की वजह से गंदम की औसत पैदावार कम होने के खदशात बढ़ चुके हैं। मजीद बात करेंगे याकूब ताहिर से। जी याकूब। मैं इस वक्त दुनिया भर में मौजूद हूँ। गंदम है कि इसका बहरान जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर किसान जो है वो सारा दिन सड़कों पे मारा फिरता है, लेकिन जब उसकी बारी आती है शाम को तो एक बोरी उसको पकड़ा दी जाती है। यहाँ पर जो किसान है वो सरापा एहतजाज है। मजीद नहीं जानते कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी, हमें खाद नहीं मिल रही है। हमें एक एकड़ काच है, सवेर जाते हैं शाम को चले जाते हैं, एक दिन देते भी नहीं है। किसी की 20 बोरी, किसी की 25 बोरी, किसी की 10 बोरी दे देते हैं। हमें दोबारा वापस जाओ, किसी गलती हो गया, ये हो गया, फलान हो गया, टीर हो गया, हम परेशान हैं, हम बहुत तंग होए खड़े हैं। ठीक, दूसरी बात है हम जाते आगे नज़दीक जो उसके होते ना अपने बंदे, उसको आगे कर लेते हैं, हमें पीछे कर देते हैं। सारा दिन बिठा के दूसरे से एक बोलते हम दे देते हैं खाद की। परेशान है, कड़क मेरी पीली हो गई है, 1 एकड़ कड़क। चकदार वो फ़ोन करते हैं, ये वो बहुत परेशान है। पानी को नहीं साढ़े को, असी बहुत परेशान है। कोई सुना ना लगा गल, कोई साड़ी नहीं सुनता। अफसर जड़े वो मिल जाने, किसी को 20 बोरी, किसी को 25 बोरी, किसी को 30 बोरी, किसी को 10 बोरी मोर लाइए दितिया ने खाद। अजी बिल्कुल, इनका क्यासकारों का यही कहना है कि यहाँ पर जो बाअसर ज़मींदार हैं उनको 20, 30, 40 जितने वो मांगती हैं मिल जाते हैं, लेकिन हम जो छोटे काश्तकार हैं ख़ास तौर पर उनका कहना यही है कि मैंने ठेके पर जगह ली है और वो 21 एकड़ मेरी गंदम की काश्त है कि खाद ना मिलने की वजह से जो पीछे से ठेके वाला वो भी हमें तंग करता है। और लेकिन अगर हमें खाद ना मिली तो गंदम की फसल हमारी बर्बाद हो जाएगी, कहाँ से हम ठेके बढ़ेंगे। और अगर यही हालत रही तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान जो है वो गंदम की शदीद कमी का। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट लिया। काम ना करने वाले अफसरान की शामत आ गई। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में सजा और जजा देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट जावेद अख्तर महमूद ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE राजनपुर का काम गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आमिर वरिंद को वार्निंग लेटर भी जारी किया गया है। फंड्स की दस्तयाबी के बावजूद काम इंतहाई सुस्त रहा, मरासले का मतन ये बताता है। जबकि जावेद अख्तर महमूद ने यह कहा कि मनसूबों पर कोताही बर्दाश्त हरगिज नहीं की जाएगी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तोसी ना हो सकी, नैब और सालीन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मजीद बात करेंगे इमरान महर से। बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, बात करें नैब तरमीमी आर्डीनेंस के हवाले से तो 1 फरवरी को ये आर्डीनेंस जो है उसका जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है और इस हवाले से किसी तरह की जो तोसी है वो सामने नहीं आई। अगर नैब का जो तरमीमी आर्डीनेंस क्या था और उसमें अगर तोसी ना की गई तो क्या मुश्किलात सामने आएंगी, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमारे साथ सीनियर कानूनदान राना आसिफ सईद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है इसमें मेनली एक जो इसका सेलिएंट फीचर है उसमें चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का इसके अंदर तरीक़ेकार दिया गया था। और इसमें एक प्रोविजन ये दी गई थी कि अगर चेयरमैन नया तैनात नहीं होगा तो जब तक ये तैनाती का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक्त तक एग्जिस्टिंग चेयरमैन जो है वो बतौर चेयरमैन नैब के काम करते रहेंगे।
सो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ये ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा तो एक क्योस पैदा होने का अंदेशा हो सकता है कि चेयरमैन की मौजूदगी के बगैर इदारे का तसव्वुर नहीं होता, और ख़ास करके नैब के जैसे इदारे जिसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग को भी चेयरमैन हेड करता है, तो ऑर्डिनेंस जिसके तहत मौजूदा चेयरमैन की अपॉइंटमेंट प्रोटेक्टेड है टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू चेयरमैन, तो ऑर्डिनेंस के लैप्स हो जाने से वो प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगी और उस इबहाम में इदारे की वर्किंग जो है वो इफेक्ट होगी। नैब कोर्ट्स के जजेस तैनात हो गए हैं और 2 की तैनाती बकाया है। फौरी तौर पर वुकला ठीक का है माहिर सालीन का इमरान, बहुत शुक्रिया। ओमिक्रॉन का मुमकिन खतरा, डेरा गाजी खान में मजीद 48 बेड्स का ICU कायम करने का फैसला किया गया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नजीब थीम का कहना है कि टीचिंग अस्पतालों में 36 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। नया ICU 2 हफ्तों में फॉल हो जाएगा। अपडेट करेंगे आपको कि ओमिक्रॉन का मुमकिन खतरा है, डेरा गाजी खान में मजीद 48 बेड्स का ICU कायम करने का फैसला किया गया है। मजीद बात करेंगे रजा मलिक से। जी रजा मलिक। जी बिल्कुल, कोरोना के जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसका खतरा जो है वो मंडला रहा है, और इस हवाले से डेरा गाजी खान में भी जो है वो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एक नया ICU जो है वो डेवलप किया जा रहा है। 36 वेंटिलेटर्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान में, और इस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों जो है वो टेस्ट किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर, कोरोना का खतरा बदस्तूर मौजूद है, क्या तैयारी हैं? जी, हमने ओमिक्रॉन के सिलसिले में गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक हमने पहले हमारे पास 68 बेड्स थे, फिर हमने उनको बढ़ा के 94 बेड्स किया था। अब हमने वो हमारे ऐसा बेड्स हैं पड़े, और अब हम एक नया ICU बनाने जा रहे हैं, वो हमारे आखिरी मरहल में है। उसमें हमारे कम से कम 48 बेड्स की गुंजाइश होगी। इस वक्त हमारे पास 36 वेंटिलेटर्स हैं। 36 वेंटिलेटर में से हमने 20 वेंटिलेटर्स जो हैं वो हमने मखसूस किए हुए हैं उसमें कोरोना ICU में, और उसके बाद अगर अल्लाह ना करे आउट ब्रेक हुआ तो हम ये वेंटिलेटर मजीद हम उधर शिफ्ट कर देंगे। फिलहाल मेरे पास इस वक्त 3 पेशेंट्स एडमिट हैं, और 3 में से 2 नेगेटिव हैं, 1 सस्पेक्ट है। फिलहाल ऐसा कोई हमारे DG खान में कोई ऐसा इशू नहीं लग रहा मुझे कि आउट ब्रेक हो। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो कोरोना की सूरत हाल जो है वो बेहतर है डेरा गाजी खान में, लेकिन रजा मलिक आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डेरा गाजी खान कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा का बस टर्मिनल का दौरा। कमिश्नर ने ट्रांसपोर्टर्स से मुलाकातें की हैं। कमिश्नर ने मॉडर्न बस टर्मिनल के तकमील के लिए मार्च तक का वक्त दे दिया है। बस टर्मिनल की तामीर पर 32 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होंगे। एक्सियन बिल्डिंग मोहम्मद वकास ने कमिश्नर को ब्रीफिंग दी है। रहीम यार खान में प्राइवेट कॉलेजेस बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने लगे हैं। कॉलेजेस बगैर रजिस्ट्रेशन और इल्हाक के बच्चों के दाखिले करने लगे। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ने 7 प्राइवेट कॉलेजेस को वार्निंग नोटिस भेज दिए हैं। शाहीन डिग्री कॉलेज, सरदारगढ़, डोमेस इंस्टीट्यूट, बाग और बाहर को नोटिस जारी किए गए हैं। ख्वाजा फरीद कॉलेज ऑफ साइंस, MBI कॉलेजेस, जाहिर पीर को भी नोटिस जारी किए गए हैं। ओरिएंट कॉलेज ऑफ साइंस, द सनराइजिंग IT कॉलेज को नोटिस भेजा गया है। दिस कॉलेज खान बेला को भी नोटिस भेजा गया है, जबकि कॉलेजेस इंटरमीडिएट एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में दाखिले कर रहे हैं। अहम खबर है जो आप तक पहुंचाएंगे। रहीम यार खान में प्राइवेट कॉलेजेस बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने लगे हैं। कॉलेजेस बगैर रजिस्ट्रेशन और इल्हाक के बच्चों के दाखिले करने लगे हैं। उधर मियांवाली में अशिया खुरानोश सरकारी निर्खनामे से महंगी फरोख्त होने लगी हैं। चावल के सरकारी निर्ख 145 रुपये किलो मुकर्रर किए गए हैं। मार्केट में चावल 160 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा है। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर। एक तरफ शहरी जो हैं अशियाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उनके निर्खनामे के हवाले से परेशानी का शिकार हैं, दूसरी जानब जो दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं। सरकार जो है मुख्तलिफ अशियाए खुर्दनोश के रेट तो मुख्तस कर देती है, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, उन पे अमल दरामद नहीं होता। और ऐसे ही कुछ मियांवाली की मार्केट में देखने को मिल रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने रेट का तयन किया है उससे हटकर दुकानों पे सामान बेचा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं करियाना मर्चेंट के सदर मुबीन शेरवानी साहब, आपसे इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा, सरकारी निर्खनामा और है और आपकी जो मार्केट है यहाँ पे जो अशियाए खुर्दनोश की चीजें और कीमत पे बेची जा रही हैं, तजावत है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सरकारी निर्खनामा जो सेट किया जाता है अंजुमन ताजरान को बुलाकर, वो इंतहाई जबरन तरीके से रेट सेट किए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सरगोदा में एक चीज़ का रेट 130 रुपये है, तो मियांवाली में उस चीज़ का रेट 135 रुपये डिसाइड किया जाता है।
तो 3 रुपए उसके ऊपर कैरेज है और 2 रुपए का प्रॉफिट दिया जाता है। कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसके तहत दुकानदार अपना प्रॉफिट जान सके कि यार मेरा इतना % प्रॉफिट है और मैंने इससे तजावुज नहीं करना। जब तक कि मैकेनिज्म नहीं बनेगा रेट का, कभी भी ये फॉलो नहीं होंगे रेट। अच्छा, ये बताइएगा, अगर चावल की हम बात कर लें, 160 रुपए मार्केट में फरोख्त हो रहा है, 145 135 रुपए उसका रेट मुकर्रर किया गया है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है रेट सेट करते हुए हकीकत पर मबनी बात नहीं करती। जो बड़ी मंडियां हैं, हवेली 9 लखा है, जलालपुर भटिया है, वहां पे चावल का रेट 6500 रुपए मन है, जो कि रेट 145.5 रुपए बनता है। और वही रेट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट यहाँ पे सेट कर देती है। दुकानदार कैसे बेचेगा? उसका कैरेज भी है, उसका प्रॉफिट भी है, उसकी पैकिंग कॉस्ट भी है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखे बगैर ही जबरन ये रेट सेट किए जाते हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जबरन जो है रेट जो है मुख्तस कर देती है और अपनी तरफ से एक शहरी भी मौजूद है, आपसे बात कर लेते हैं। क्या अक्सो सामान गिन रहे हो, सरकारी रेट तो मिलती पई है? नहीं जी, सरकारी रेट तो बिल्कुल नहीं मिलती पई। सरकारी रेट 145 रुपए है, तो दुकानदार दे रहे हैं जी 160 रुपए। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है यार, हमारे से काम बस से बाहर है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जो सरकारी निर्ख मुतय्यन किए गए हैं उनसे हट के दुकानदार जो हैं सामान यहाँ पे फरोख्त कर रहे हैं। दूसरी जानब दुकानदार जो हैं उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जबरन ये रेट जो है मुख्तस करती है और रेट बनाती है, लेकिन हक़ाइक़ को सामने नहीं रखा जाता, जिसमें दुकानदारों का कैरेज भी है, दुकानदारों का जायज़ मुनाफा भी है, उस चीज़ को मलहूज़ नहीं रखते। इसलिए अख्तर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान की ज़र सदारत प्राइस कंट्रोल का इजलास हुआ। जिला भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। 3 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कारकर्दगी नाक़िस बताई गई है, जिनको नोटिस जारी कर दिया गया है। अपडेट करते चले आपको, मुल्तान में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान की ज़र सदारत प्राइस कंट्रोल मीटिंग हुई। जिला भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। खबर दें आपको, मुल्तान से ख़वातीन यूनिवर्सिटी में एहसास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। ख़वातीन यूनिवर्सिटी की तालिबात मेरिट पर मबनी स्कॉलरशिप्स हासिल कर सकेंगी। मज़ीद बात करेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा। जी बिल्कुल, मुल्तान की ख़वातीन यूनिवर्सिटी में भी एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। एहसास अंडर प्रोग्राम के तहत जो मेरिट पर मबनी तालिबात हैं उनको स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। सालाना उनको ट्यूशन फ़ीस के साथ साथ जो हॉस्टल ड्यूज़ हैं वो भी फ्राहम किए जाएंगे इस स्कॉलरशिप के तहत। और 4 साला और 5 साला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ज़ेर तालीम जो तालिबात हैं जिनका ताल्लुक़ ऐसे घरानों से है जहां पर जो आमदनी है वो 45,000 या इससे भी कम है, नीचे के लेवल पर है और उनका गुजर बसर मुश्किल से होता है, उन तालिबात को ये स्कॉलरशिप्स जो हैं वो फ्राहम की जाएंगी। इस हवाले से ख़वातीन यूनिवर्सिटी में तालिबात को एहसास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत जो स्कॉलरशिप दी जा रही हैं उसके लिए आगाही वर्कशॉप्स भी करवाई जाएंगी और तालिबात को तमाम तर तरीका भी बताया जाएगा। इस हवाले से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का ये कहना है कि HEC की वेबसाइट पर तालिबात अपनी दरख्वास्तें जो हैं वो ऑनलाइन जमा करवाएंगी और उसके बाद मेरिट के मुताबिक तालिबात की हतमी फहरिस्तें जो हैं वो HEC की वेबसाइट पर और यूनिवर्सिटी में भी आवेज़ा की जाएंगी और उन तालिबात को अपने बैंक अकाउंट्स भी खुलवाने होंगे जिनको इस स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब किया जाता है ताकि डायरेक्ट उन तालिबात को उनकी स्कॉलरशिप। सुहेरा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। 17वीं चोलिस्तान जीप रैली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जीप रैली में हिस्सा लेने के लिए ओमान और ईरान के ड्राइवर्स भी आ रहे हैं। लाखों सियाहों समेत वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार भी जीप रैली देखने आएंगे। मज़ीद बात करेंगे महमूद ज़हीर से। जी महमूद, बताएगा जीप रैली के हवाले से। में तेज रफ्तार दौड़ती हुई गाड़ियों की 17वीं चोलिस्तान जीप रैली सजने को तैयार है। इस हवाले से इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं और बड़ा ही एक अहम इजलास हुआ है जिसकी सदारत की है डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया साहब। सर जरा बताइएगा क्या फैसले लिए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे कि आपके इल्म में है कि जो हमारी जीप रैली है चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली, ये पूरे मुल्क का एक हमारे सॉफ्ट इमेज के लिए भी और एक बहुत बड़ा इवेंट है हमारा।
اور اس دفعہ بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عمان سے اور ایران سے ہمارے انٹرنیشنل پارٹیسپینٹس بھی انشاءاللہ اس دفعہ وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. تو اس سلسلے میں ہم نے 2 ماہ پہلے سے ہی اس کی ارینجمنٹس وہ ساری شروع کر دی گئی تھی, کیونکہ 3-4 لاکھ پچھلی دفعہ بھی کووڈ کے باوجود لوگ یہاں پہ آتے ہیں, اور یہ ایک پورا فین فیئر یہاں پہ ہوتا ہے. اس ضمن میں آج تمام لائن ڈپارٹمنٹس کو ایک دفعہ پھر ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریاں وہ سونپ دی گئی ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ نہ صرف ڈسٹرکٹ بہاولپور اور ساؤتھ پنجاب بلکہ صوبہ پنجاب اور ہمارے ملک کے لیے بھی ایک میگا ایونٹ 9 سے 13 فروری کو انشاءاللہ بہاولپور میں چولستان جیپ ریلی کی صورت میں ہونے جا رہا ہے. تو سر اس میں کوئی ڈگنیٹریز جو ملکی لیول کی ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب ہو گئے, وزیر اعظم ہو گئے, اس طرح یہ وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب اکثر آتے تھے بلوچستان کے, اب دوسرے, تو اس حوالے سے جی بالکل اس حوالے سے پوری تیاری بھی مکمل ہے, اور ہمارے جتنے بھی ڈگنیٹریز پہلے بھی ہمیشہ تشریف لاتے ہیں اور اس دفعہ بھی ہمیں بالکل اس حوالے سے ہی ہم نے تیاریاں کی ہوئی ہیں, اور جو بھی ڈگنیٹریز تشریف لائیں گے بالکل اس جگہ کو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اتنا خوبصورت یہ ارینجمنٹس اس دفعہ ہوں کہ جو ایک ہمارے ملک کا, کیونکہ انٹرنیشنل پارٹیسپینٹس بھی ہیں, ایک بہت خوبصورت یہاں سے تاثر لے کے جائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی آمد مت ہوتی ہے؟ جی بالکل, یہ ابھی کیوں قبل از وقت ہوگا, لیکن انشاءاللہ تمام تیاریاں مکمل ہوں گی. جی بالکل, ابھی آپ سن رہے تھے بہاولپور میں جو چولستان جیپ ریلی ہونے کو جا رہی ہے وہ انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی ہوگی, جس کے حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. جی ٹھیک ہے محمود, بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. پاکستان کرکٹ کے سب سے بڑے میلے پاکستان سپر لیگ شروع ہونے میں صرف 9 روز باقی رہ چکے ہیں. ملتان سلطانز کی ٹیم اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گی. مظفر گڑھ کے نوجوان کھلاڑیوں نے اس سال بھی ملتان کی ٹیم سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں. مزید بات کریں گے عامر ڈوگر سے. جی عامر. جی بالکل, پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ کا میلہ پی ایس ایل شروع ہونے میں اب صرف جو وہ 9 روز باقی ہیں. 27 جنوری سے باقاعدہ طور پر پی ایس ایل کے میچز جو ہیں وہ کراچی میں شروع ہو جائیں گے. مظفر گڑھ کے جو کھلاڑی ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی ملتان سلطان کو سپورٹ کرنے کے لیے بےتاب دکھائی دیتے ہیں. فیصل اسٹیڈیم میں اس وقت ہم موجود ہیں. نوجوان کھلاڑی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں. مجھے یہ بتائیے گا, پاکستان سپر لیگ ایک بار پھر سے شروع ہونے جا رہی ہے, 9 روز باقی ہیں, کون سی ٹیم فیوریٹ ہے؟ جی ملتان سلطان اس دفعہ پچھلے سال کی طرف فیوریٹ ہے. جیسے پچھلے سال انہوں نے ون کیا ہے, تو اس دفعہ بھی ہماری امید ہے ملتان سلطان جیتے گی. آپ مجھے بتائیے گا کہ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں اس حوالے سے, اور گراؤنڈ میں کوئی خصوصی انتظامات کیے جائیں گے اس بار میچز کے لیے؟ جی انشاءاللہ اس بار میچز کے لیے ہم دوستوں نے ایک پلان کیا ہے کہ جی یہاں پر جو ہے ہم بڑی اسکرین لگائیں گے, اور جو ہمارے سپورٹس مین گراؤنڈ میں اپنی گیمز جو کرنے آتے ہیں تاکہ وہ جو ہے میچ دیکھ سکیں لائیو. یہ بتائیے گا کون سا فیوریٹ کھلاڑی ہے اس بار بھی رضوان جو ملتان کی کپتانی کریں گے, کچھ امیدیں ہیں؟ جی انشاءاللہ رضوان جو ہے پرفارمنس میں, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں بڑی امیدیں ہیں کہ اس دفعہ جو ہے اچھا ہوگا. مظفر گڑھ کے جو نوجوان کھلاڑی ہیں اس حوالے سے خاصے پرجوش ہیں, اور یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ ملتان سلطان اس بار بھی جو اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنے میں کامیاب ہوگی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی.